भारत में एक से एक प्रचलित डाकुओं का इतिहास रहा है, पर दक्षिण भारत में एक ऐसा डाकू हुआ जिसने 20 साल तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में आतंक का ऐसा मंजर कायम किया कि उसका नाम सुनते ही लोगों की रूह तक कांप जाती थी। वो इतना निर्मम और खतरनाक था कि उसके आगे दो राज्यों की सरकारों को झुकना पड़ा। केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में क्राइम की दुनिया में कदम रखकर वो इतना पॉपुलर हुआ कि कोई उसे रॉबिन हुड कहता तो कोई उसे डीमन कह के बुलाता। अपनी क्राइम की हिस्ट्री में उसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें आधे से ज्यादा केवल फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिस वाले थे। इसके अलावा उसने लगभग 2000 हाथियों की निर्मम तरीके से जान ले ली और अपने सभी विरोधी गुटों का सफाया कर दिया। हाथी के दांत की तस्करी से लेकर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग तक से उसने बेशुमार दौलत हासिल कर अपने साम्राज्य को किडनैपिंग तक बढ़ा दिया था। दरिंदगी के लिए मशहूर वीरप्पन के शौक भी अतरंगी थे। वो खूंखार दिखने के लिए न केवल लंबी लंबी मूछें रखता, बल्कि पुलिस अधिकारी को मारकर उनके सर से फुटबॉल भी खेला करता था। एक समय ऐसा आया कि उसने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप किया, तो कभी कर्नाटका के फॉर्मर मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी, जिससे पूरे भारत में सनसनी फैल गई। उसकी इस पॉपुलैरिटी और दरिंदगी से तंग आकर कर्नाटका एंड तमिलनाडु सरकार को उसे पकड़ने के लिए 5 करोड़ का इनाम घोषित करना पड़ा। फिर भी 20 सालों में 220 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी पुलिस कभी उसे जिंदा नहीं पकड़ सकी। तो आइए जानते हैं कहानी भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कूसे मुनुसामी वीरप्पन की, जिसने पूरे दुनिया में अपराध का ऐसा डंका बजाया कि उसके मरने पर विदेशी मीडिया का शीर्षक था डेथ ऑफ अ डीमन। Veerappan and his gang members have killed 119 persons so far. Despite a decade-long effort by 2 states to nab this dreaded criminal, he has run away scot-free every time. However, Veerappan is also said to have helped villagers, which earned him a Robin Hood image. It is a matter of concern for the whole country. The kidnap drama of Kannada matinee idol Dr. Rajkumar by sandalwood smuggler Veerappan finally came to an end. We are going hammer and tongs to get at the forest brigand Veerappan. कूसे मुन्नुसामी वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटका के गोपीनाथम गांव में एक तमिल परिवार में हुआ। वीरप्पन का परिवार चरवाहों का काम करता था, जिस कारण वीरप्पन का बचपन से ही जंगल में आना जाना होता रहा। उस पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उसके चाचा सालवई गौंडर का था, जो एक कुख्यात शिकारी और चंदन तस्कर था। इसलिए बचपन से ही वीरप्पन आपराधिक घटनाओं को देखते हुए बड़ा हुआ, या यूं कहे कि अपराध उसे विरासत में मिला। आसपास के जंगलों में अपने चाचा की पहचान के कारण धीरे धीरे वीरप्पन की भी दोस्ती कई शिकारी ग्रुप से हो गई। जब भी वो जंगल जाता तो अक्सर शिकारियों को हाथियों का शिकार करते हुए बड़े गौर से देखता। धीरे धीरे करके वीरप्पन को भी हाथियों का शिकार करना और उनसे पैसे कमाने का काम अट्रैक्ट करने लगा। उस समय के मशहूर हाथी तस्कर मलयूर मम्माटियन से वीरप्पन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए छोटी सी उम्र में ही बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेने लगा। उस समय दक्षिण भारत के जंगलों में हाथियों का शिकार करना आम बात थी। हाथियों को मारकर उनके दांतों को महंगे दामों में बेचा जाता। वीरप्पन भी मात्र 10 साल की उम्र में शिकार के लिए मैदान में कूद पड़ा और कुछ ही दिनों में इस काम में इतनी महारत हासिल करी कि उसका नाम उस समय के सबसे बेहतरीन शूटरों में शामिल होने लगा। कई हाथियों की जान लेने के बाद वो 17 साल की उम्र में इंसानों का कत्ल भी करने लगा, जिसकी शुरुआत उसने जंगल के भीतर एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या करके की। शुरुआत में वो केवल अपने चाचा सालवई गौंडर के लिए काम करता था, लेकिन अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के चक्कर में वो अपने चाचा से भी अलग हो गया और मात्र 18 साल की उम्र में एक शिकारियों के ग्रुप में शामिल होकर उसने धीरे धीरे अपना रुतबा बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर उसने इस ग्रुप पर इस कदर पकड़ बना ली कि हर काम में वो अपने ग्रुप के हेड के बजाय खुद ही डील करने लगा। तस्करी के इस काम में बेशुमार पैसा था, इसलिए तेजी से वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की नजरों में भी आने लगा था। धीरे धीरे करके वीरप्पन पहले से जंगल में पैठ बनाए पुराने तस्करों से भी आगे निकलता जा रहा था, इसलिए उन लोगों ने जल्द से जल्द वीरप्पन को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अब जब भी वीरप्पन कोई डील करता, उसकी खबर पुलिस को लग जाती और उसे डील को बीच में ही छोड़कर जंगल भागना पड़ता था। पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके कॉम्पिटिटर्स दे रहे थे, जिस वजह से उसकी दौलत और शोहरत तेजी से गिरने लगी। वीरप्पन को अपनी गिरती शोहरत जरा भी रास नहीं आ रही थी, इसलिए जो भी उसकी डील की मुखबिरी पुलिस को करता था, उसने उन सभी को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपने बीच आने वाले फॉरेस्ट गार्ड्स को भी मारना स्टार्ट कर दिया।
जिससे उसका आतंक जंगल के बजाय अब आसपास के गांव में भी फैलने लगा था। अब वीरप्पन जंगल में केवल अपना शासन और आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए वो एक एक करके जंगल के बाकी सभी तस्कर गिरोहों को भी खत्म करने लगा। जैसे जैसे वो लोगों की मौत से अपने हाथ रंग रहा था, वैसे वैसे उसका रुतबा और उसकी शोहरत पड़ोसी राज्यों के जंगलों में भी बढ़ती जा रही थी। इस तरह तमिलनाडु और कर्नाटका के जंगलों के चप्पे चप्पे पर वीरप्पन का कंट्रोल हो गया। उसने इस दौरान अपनी गैंग में करीब 100 लोग जोड़ लिए थे, जो हाथियों को मारने के लिए किसी पानी वाले क्षेत्र में कई दिनों तक तैनात रहते, और जैसे ही कोई हाथी प्यास बुझाने वहां आता, वीरप्पन सीधा हाथी के सर के बीचों बीच गोली मारकर उसकी जान ले लेता। उसके इस काम में अड़ंगा डालने वाले सभी लोगों को उसने मार डाला, जिनमें पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी और मुखबिरों की संख्या सबसे ज्यादा है। आइवरी के कारोबार से वीरप्पन ने खूब मोटा पैसा कमाया, लेकिन इस कमाई के लिए उसने करीब 2000 हाथियों को मार दिया था, जिस कारण जंगलों में हाथियों की घटती संख्या सरकार के लिए सरदर्द बनती जा रही थी। इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने जंगलों में फॉरेस्ट ऑफिसर्स की गश्ती को बढ़ाकर हाथी के दांत से बने प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी। हाथियों की घटती संख्या और गवर्नमेंट के इस एक्शन से वीरप्पन का बिजनेस ठप पड़ने लगा, इसलिए अब वो हाथी के दांत की तस्करी को छोड़कर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करने लगा। उसने अपने जीवन काल में करीब 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट कर बेची, जिसकी कीमत उस समय 2 अरब रुपए थी। भारत में चंदन की लकड़ी को काटना और उसे बेचना इल्लीगल और क्राइम है। इस पर हक केवल उस राज्य की सरकार का होता है, पर वीरप्पन इस पर अपना हक मानता था और इसकी तस्करी धड़ल्ले से कर रहा था। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार कई सालों की कोशिश के बाद भी वीरप्पन को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स वीरप्पन को पकड़ने तो गए, लेकिन वो खुद वीरप्पन के हाथों मारे जाते। इसलिए कर्नाटका गवर्नमेंट को एक ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो अपने काम में माहिर और ईमानदार हो। ऐसे ही एक IFS ऑफिसर थे, P. श्रीनिवास, जिन्हें कर्नाटका गवर्नमेंट साल 1983 में प्रमोट करके डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट DCF के पद पर कर्नाटका के चामराजनगर में तैनात करती है। इस पूरे एरिया में वीरप्पन का कब्जा था और आए दिन उसका नाम मीडिया की सुर्खियों में रहता था। इसलिए P. श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। 3 साल की कड़ी मेहनत और कई प्रयासों के बाद आखिरकार 1986 में उन्होंने बैंगलोर में चल रहे सार्क सम्मेलन के दौरान वीरप्पन को पकड़ लिया। पूछताछ के लिए वीरप्पन को बूदीपाड़ागा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस लाया गया, जहां उसे कई दिनों तक रखकर पूछताछ की गई। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद पुलिस ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में वीरप्पन के कई ठिकानों पर छापा मारकर चोरी की गई चंदन की लकड़ियों के कई बंडल्स बरामद किए। एक दिन P. श्रीनिवास ऐसे ही किसी छापेमारी के लिए बाहर गए हुए थे कि तभी उनकी अनुपस्थिति में वीरप्पन को वहां से भागने का सही मौका हाथ लगा और वो किसी तरह पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। पुलिस से भाग निकलने के बाद साल 1987 में वीरप्पन और ज्यादा चर्चा में तब आ गया जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर बड़ी ही निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। P. श्रीनिवास पहले ही वीरप्पन के भाग निकलने से उलझन में थे, वही इस घटना के बाद वो और भी ज्यादा ताकत के साथ वीरप्पन को दोबारा पकड़ने में जुट गए। P. श्रीनिवास ने इस बार वीरप्पन के गांव गोपीनाथम पर फोकस किया। इस गांव में पुलिस ने पहले भी काफी इंक्वायरी की थी। वीरप्पन की खबर निकलवाने के लिए पुलिस लोकल लोगों को काफी परेशान करती थी। किसी पर जरा सा भी शक होने पर उसे पकड़कर हफ्तों तक जेल में रखा जाता और टॉर्चर किया जाता था। गोपीनाथम के अलावा हर उस गांव का वही हाल था जहां वीरप्पन का जरा सा भी आना जाना था। ऐसे जाने कितने लोग थे जिन पर पुलिस की पूछताछ के दौरान कई अत्याचार हुए, उन्हें पीटा गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। इस क्रम में कई लोगों की जान तक चली गई। लेकिन P. श्रीनिवास ने पुलिस का ऐसा कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसका बिल्कुल ऑपोजिट किया। उन्होंने वहां लोगों को परेशान करने और उन पर जोर जबरदस्ती करने के बजाय उनकी मदद करके उनके दिलों में जगह बनाई। P. श्रीनिवास ने गांव के लोगों के लिए सड़कें, गॉडेस मरियम्मन का मंदिर, पीने के पानी की सुविधा के अलावा गरीबों के लिए 40 घर भी बनवाए। इन सभी कामों के लिए कुछ गवर्नमेंट फंड का इस्तेमाल भी किया गया, तो कुछ पैसे श्रीनिवास ने अपनी सैलरी से भी दिए। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को रोजगार भी दिलाए, जिसमें वीरप्पन की बहन मारी भी शामिल थी। मारी को भी एक डिस्पेंसरी में काम दिलवाया गया था। इस तरह P. श्रीनिवास गोपीनाथम में लोगों के चहीते बन गए और वहां अपना एक लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट करने में सफल रहे, जो वीरप्पन को पकड़ने के लिए उनकी मदद करने लगा। इसके बाद वीरप्पन और उसके परिवार की सभी एक्टिविटीज की खबर P. श्रीनिवास को मिलना शुरू हो गई और वो उसे अरेस्ट करने के लिए प्लानिंग करने लगे।
लेकिन एक दिन वीरप्पन के लोगों ने उन इन्फॉर्मर्स को पुलिस की जीप में घूमते हुए देख लिया। ये जानकारी जब वीरप्पन को मिली तो उसने उन सभी इन्फॉर्मर्स को बेरहमी से मार डाला और उनके सर को काटकर पूरे गांव में घुमाया। ये सब देखकर पब्लिक के अंदर वीरप्पन का डर बुरी तरह बैठ गया, जिसके बाद से पी श्रीनिवास को वीरप्पन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो गई। अपना आतंक कायम रखते हुए वीरप्पन ने 1990 में मुथु लक्ष्मी से शादी कर ली। इसके कुछ ही दिन बाद फरवरी 1990 में पुलिस को वीरप्पन की चंदन तस्करी की एक बड़ी डील की इंफॉर्मेशन मिली। डील की जगह पता चलते ही पुलिस ने उस जगह को चारों ओर से घेर लिया। वीरप्पन को बचने के लिए अपना सारा माल छोड़कर वहां से छुपते छुपाते भागना पड़ा। इस दौरान लगभग 1.5 करोड़ रुपए कीमत की चंदन की लकड़ी को पुलिस ने बरामद किया। इस कार्रवाई से वीरप्पन को भारी नुकसान हुआ था, जिससे वो पुलिस के प्रति और अधिक क्रूर हो गया। वीरप्पन का यह गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसे उसकी बहन मारी की सुसाइड की खबर मिली। इसके लिए उसने पी श्रीनिवास को दोषी ठहराया। दरअसल जब से पी श्रीनिवास ने वीरप्पन की बहन को काम दिलाकर मदद की थी, तब से उनके अफेयर की अफवाह उड़ने लगी थी। इसलिए बहन की आत्महत्या के लिए वीरप्पन पी श्रीनिवास को जिम्मेदार मानने लगा। वो पहले से ही श्रीनिवास द्वारा अरेस्ट किए जाने और उसकी डील्स को बर्बाद करने के लिए गुस्से में था, और अब बहन की मौत के बाद पी श्रीनिवास से बदला लेने के लिए वो और भी ज्यादा बेसब्र हो गया। कुछ वक्त बाद ही उसे अपना बदला लेने का अच्छा मौका दिखा। दरअसल जुलाई 1991 में पी श्रीनिवास का STF में कार्यकाल समाप्त हो गया, जिसके बाद उन्हें मुहैया की गई सुरक्षा कम कर दी गई। सही मौका पाकर वीरप्पन ने पी श्रीनिवास के खिलाफ प्लानिंग करते हुए अपने छोटे भाई अर्जुनन के जरिए श्रीनिवास को संदेश भिजवाया कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अकेले उससे मिलने जंगल आना होगा। हालांकि ये सब वीरप्पन की चाल थी, पर पी श्रीनिवास इसमें फंस गए और वीरप्पन से मिलने अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। उनके वहां पहुंचते ही वीरप्पन ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। ऐसा माना जाता है कि वीरप्पन उनके सर को काटकर अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेला करता था। इस तरह की निर्मम हत्या से पूरा देश दहल चुका था। उसकी दरिंदगी के किस्से देश के कोने कोने में मशहूर होने लगे थे। अकेले वीरप्पन ने 2 राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। जब भी दोनों में से किसी एक स्टेट की पुलिस कार्रवाई करती, वीरप्पन दूसरे स्टेट के जंगलों में जाकर छुप जाता था, जिससे पुलिस चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। इसलिए कर्नाटक और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मिलकर 1992 में एक जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन किया। वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी इस फोर्स के जॉइंट चीफ वॉल्टर देवराम को दी गई। फरवरी 1992 में कर्नाटका टास्क फोर्स ने वीरप्पन के अड्डों पर कार्रवाई करते हुए उसके राइट हैंड गुरुनाथन को मार गिराया। इस पूरे ऑपरेशन में SI शकील अहमद की बड़ी भूमिका थी और उनकी बहादुरी के कारण ही यह संभव हो पाया था। इस घटना के बाद वीरप्पन चुप नहीं बैठा और 3 महीने बाद ही रामपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला कर कई पुलिसकर्मियों को मारकर उनके हथियारों को लूट लिया। वीरप्पन इस तरह एक के बाद एक कई अटैक्स करता है, जिसके बाद STF हरकत में आ जाती है और उसके सभी अड्डों के आसपास सघन तलाशी अभियान शुरू कर देती है, पर STF को कुछ भी हाथ नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ वीरप्पन आइवरी की एक फेक डील की अफवाह फैलाता है, जिसके चलते 14 अगस्त 1992 को SP हरिकृष्ण और SI शकील अहमद अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए जंगल पहुंच जाते हैं। यहाँ वीरप्पन प्लानिंग के तहत घात लगाकर उन पर हमला करता है, जिसमें SP हरिकृष्ण और SI शकील अहमद समेत 5 पुलिसकर्मियों की जान चली जाती है। वीरप्पन का पुलिस वालों पर कहर बरस रहा था। पुलिस उसे पकड़ने जाती है और खुद उसका शिकार हो जाती। वीरप्पन इस बार IPS ऑफिसर के गोपाल कृष्णन को टारगेट करता है और 1993 में कोलाथपुर गांव में पोस्टर लगाकर खुद को पकड़ने के लिए गोपाल कृष्णन को ललकारता है। इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है और गोपाल कृष्णन वीरप्पन के इस उकसावे में आकर उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम के साथ जंगल निकल पड़ते हैं। उनके साथ 15 इन्फॉर्मर्स, 2 फॉरेस्ट गार्ड्स और 5 पुलिस वाले भी एक अन्य बस में सवार थे, जो उनके आगे आगे चल रहे थे। वीरप्पन भी उनकी हर गतिविधि पर नजर गड़ाए बैठा था और उसने पहले से ही रास्ते में लैंड माइन्स को बिछवा दिया था। जैसे ही बस पलार ब्रिज के पास पहुंचती है, बस को विस्फोट से उड़ा दिया जाता है। बस में सवार सभी 22 लोग मारे जाते हैं, लेकिन गोपाल कृष्णन दूसरे व्हीकल में होने के कारण बच जाते हैं। इस विस्फोट में वो गंभीर रूप से घायल होते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को 9 सर्जरीज करनी पड़ती है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन की साख पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग चुका था। इसलिए STF ने अपनी ऑपरेशन को और तेज कर दिया और वीरप्पन के गांव में सघन तलाशी शुरू कर दी।
इस दौरान मई 1993 में पुलिस उसके परिवार वालों से पूछताछ करती है और उसकी पत्नी मुथु लक्ष्मी को अपने पति का सहयोग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि उसे कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया जाता है। वीरप्पन की पत्नी को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन इसी बीच तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वीरप्पन और उसके गुट को पकड़ने के लिए एसटीएफ के साथ साथ बीएसएफ को भी जोड़ दिया। बीएसएफ ने जुलाई 1993 में फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन करते हुए वीरप्पन के 19 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। एक महीने बाद अगस्त 1993 में बीएसएफ और वीरप्पन की गैंग के बीच फिर से मुठभेड़ हुई, जिसमें वीरप्पन के 18 लोग मारे गए। वहीं इस दौरान बीएसएफ के 3 जवान भी शहीद हो गए। इसके बाद का क्रम कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। कभी पुलिस वीरप्पन के गैंग मेंबर्स को मार गिराती, तो कभी वीरप्पन पुलिस पर छुपके से हमला करके उन्हें अपना निशाना बनाता। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी वीरप्पन को पकड़ना तो दूर, उसको छू तक भी नहीं पा रही थी। जंगल में उसने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित कर लिया था जिसे 2 राज्यों की पुलिस मिलकर भी नहीं गिरा पा रही थी। अब वीरप्पन ढेर सारे पैसों और अपने रसूख का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल फेवर पाने के लिए उनसे अपना संपर्क बढ़ाने लगा। इसी चाहत में उसने वन अधिकारियों और चर्चित लोगों को अगवा कर उन्हें रिहा करने के बदले अपनी बात मनमाना शुरू कर दिया। 13 जुलाई 1997 में वीरप्पन ने बुरुड़े जंगलों में 10 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को किडनैप कर लिया और उन्हें रिहा करने के बदले में सरकार से ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए माफी की मांग की। हालांकि सरकार ने वीरप्पन से बातचीत के जरिए उन सभी को 7 हफ्तों के बाद रिहा करवा लिया। इसके कुछ ही महीने बाद 8 अक्टूबर 1997 को वीरप्पन की गैंग ने 2 वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स कृपाकर और सेनानी को किडनैप कर लिया, जो जंगल में कुछ शूट करने गए हुए थे। वीरप्पन को उनकी बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो दोनों पुलिस के इन्फॉर्मर्स हैं, इसलिए उसने 10 दिनों तक उन्हें अपने पास रखा और फिर जब उसका शक दूर हो गया तो उसने दोनों को छोड़ दिया। आगे चलकर दोनों ने वीरप्पन के बारे में काफी कुछ शेयर किया। उन दोनों के अनुसार वीरप्पन को वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद थी और जंगलों में सालों से रहने के कारण वो किसी भी जानवर को उसकी आहट से पहचान लेता और कई जानवरों की आवाजें भी निकाल लेता था। इसके अलावा समय समय पर वो अपने क्राइम की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करवाकर बाहर भेजता, जिससे उसके आतंक का कहर कायम रहे। वीरप्पन वो खूंखार डकैत और तस्कर था जो गुनाह किए बिना रह नहीं सकता था। उसे मानो कोई ना कोई अपराध करने का चाव लगा हुआ था। वो अपने क्राइम्स के जरिए सुर्खियों में बना रहना चाहता था। इसलिए साल 2000 में वीरप्पन ने दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार को उनके ही घर से किडनैप करके पूरे भारत में सनसनी मचा दी। इस किडनैपिंग ने जहां लोगों को हैरान कर दिया, तो वहीं कर्नाटका गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ गया था और गवर्नमेंट को वीरप्पन की कई मांगों को मानने पर मजबूर होना पड़ा। राजकुमार को छुड़ाने के लिए हुए नेगोशिएशन में तमिल मैगजीन नक्खीरन के एडिटर आर गोपाल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने वीरप्पन के साथ कई दौर की बातचीत की, जिसमें उसने अपनी कई डिमांड्स को सामने रखा। वीरप्पन ने तमिलनाडु और कर्नाटक में चल रहे कावेरी वाटर डिस्प्यूट पर तमिलनाडु के लिए जस्टिस की मांग की। साथ ही उसने तमिल को कर्नाटक की सेकंड लैंग्वेज बनाने की बात भी रखी। इसके अलावा उसने अपने कई साथियों को तमिलनाडु और कर्नाटका की जेलों से रिलीज करने और 1000 करोड़ की फिरौती देने का भी दबाव बनाया। वीरप्पन की 10 से ज्यादा डिमांड्स में कुछ डिमांड ऐसी भी थी जिन्हें आज तक पब्लिक नहीं किया गया। उस समय यह मामला इतना हाई प्रोफाइल और चर्चित था कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर एस.एम. कृष्णा को तमिलनाडु का दौरा करना पड़ा और वीरप्पन की मांगों को लेकर वहां के चीफ मिनिस्टर एम. करुणानिधि से बातचीत करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार 108 दिनों के बाद राजकुमार को रिहा कराया जा सका। बाद में उस समय कर्नाटक के डीजीपी रहे सी दिनाकर ने अपनी किताब वीरप्पन्स प्राइस कैच राजकुमार में दावा किया कि राजकुमार को रिलीज करवाने के लिए कर्नाटक सरकार को 20 करोड़ रुपए वीरप्पन को देने पड़े थे। हालांकि राजकुमार के परिवार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके पीछे सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन वीरप्पन का मशहूर लोगों को किडनैप करना अभी थमा नहीं था। राजकुमार की घटना के करीब 2 साल बाद 25 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने कर्नाटका के फॉर्मर मिनिस्टर एच. नागप्पा को उनके गांव कामगेरे से किडनैप कर लिया। नागप्पा 1996 से 1999 तक कर्नाटका के एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिनिस्टर रह चुके थे। उन्हें अगवा करके एक बार फिर वीरप्पन ने पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी। नागप्पा को रिलीज करवाने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु की जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्स को केरल पुलिस के साथ काम करना पड़ा।
इस बार सरकार ने नेगोशिएशन ना करके नागप्पा को छुड़ाने के लिए पुलिसिया कार्रवाई करने का निर्णय लिया, लेकिन पुलिस की प्लानिंग बुरी तरह से फेल रही। ना तो नागप्पा को छुड़ाया जा सका और ना ही वीरप्पन को गिरफ्तार किया जा सका। वहीं वीरप्पन पुलिस के इस रुख से काफी गुस्से में था, इसलिए जब उसे लगा कि सरकार उससे कोई नेगोशिएशन नहीं करेगी तो उसने नागप्पा को मारकर जंगल में फेंक दिया। इस घटना से एक बार फिर पूरा दक्षिण भारत सन्न रह गया। कर्नाटक और तमिलनाडु की जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्स की भारी बदनामी हुई। उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने लगे और उनके ऊपर वीरप्पन को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव बढ़ने लगा। इस घटना के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया। ये राशि दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए रखी गई इनामी राशि के बाद दूसरा सबसे बड़ा इनाम था। पहले हाथियों का शिकार, फिर चंदन की तस्करी और फिर बड़े बड़े लोगों को किडनैप कर वीरप्पन मशहूर तो हो गया था, लेकिन अब लोग भी उससे तंग आ चुके थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के लिए वीरप्पन पहले से ही पांव का कांटा बना हुआ था, जिसका जल्द से जल्द सफाया करना जरूरी था। इसलिए साल 2003 से 2004 के बीच तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने IPS के विजय कुमार को STF को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी। विजय कुमार एक बहुत ही एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर थे और उन्हें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों के बारे में भी काफी नॉलेज थी। उनके साथ IPS NK सेंथामराई कन्नन को STF सेकंड इन कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई। जयललिता की तरफ से वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए STF को खुली छूट दी जाती है, जिसके बाद विजय कुमार वीरप्पन से जुड़ी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जुटाने में लग गए। इन सब में STF को करीब 10 महीने का वक्त लग जाता है, जो इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले वीरप्पन की मौजूद सभी वीडियोस को बड़ी बारीकी से देखना शुरू कर दिया और आखिरकार उनको सफलता हाथ लगती है। दरअसल विजय कुमार वीरप्पन की सभी वीडियोस को देखकर कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तभी अचानक से एक वीडियो को देखकर विजय कुमार चौंक जाते हैं और उनकी आंखें चमक उठती है। उन्होंने देखा कि वीरप्पन उस वीडियो में एक किताब पढ़ने का प्रयास कर रहा था, पर आंखों की कम रोशनी के कारण उसे पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। विजय कुमार ने अपने इन्फॉर्मर से इस खबर को वेरीफाई करवाया तो पता चला कि वीरप्पन को मोतियाबिंद की बीमारी है और जल्द ही वो इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। सालों से चली आ रही पुलिस के साथ मुठभेड़ में वीरप्पन के काफी लोग भी मारे जा चुके थे। वहीं पिछले 10 महीनों से विजय कुमार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ने उसके धंधे और ग्रुप को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। इसलिए अब सही मौका देखकर वीरप्पन किसी दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट करने की फिराक में था। सेंथामराई कन्नन और विजय कुमार जानते थे कि इस बार वीरप्पन को पकड़ने के लिए उन्हें उसकी गैंग के ही कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। कन्नन इस काम में जुट गए और बहुत कोशिश के बाद वो वीरप्पन के 2 गैंग मेंबर्स को पुलिस का इन्फॉर्मर बनाने में सफल रहे। इनमें से एक इन्फॉर्मर जंगल में वीरप्पन के साथ रहकर काम करता था, तो वही दूसरा वीरप्पन का बाहर का बिजनेस संभालता था। STF के साथ आते ही उन्होंने वीरप्पन की हर खबर कन्नन को देना शुरू कर दिया। फर्स्ट इन्फॉर्मर जंगल से वीरप्पन से जुड़ी जानकारी लाता और सेकंड इन्फॉर्मर से साझा करता। दूसरा इन्फॉर्मर यही इन्फॉर्मेशन कन्नन को फॉरवर्ड कर देता। इस तरह STF को वीरप्पन की हर जानकारी मिलने लगी थी। जंगल में रह रहे फर्स्ट इन्फॉर्मर को इस बार कन्नन ने वीरप्पन के बाहर निकलने वाले दिन से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन जुटाने का काम दिया। इसमें उसे 1 हफ्ते का वक्त लग गया। सारी जानकारी जुटाने के बाद सेकंड इन्फॉर्मर कन्नन को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक चाय की दुकान पर बुलाता है। मीटिंग 16 अक्टूबर 2004 को फिक्स की जाती है, जिसमें दोनों इन्फॉर्मर को कन्नन से मिलना था। 16 अक्टूबर के दिन फर्स्ट इन्फॉर्मर द्वारा बताई गई चाय की दुकान पर दूसरा इन्फॉर्मर पहुंचता है। वही सेंथामराई कन्नन अपनी अनकवर गाड़ी में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद फर्स्ट इन्फॉर्मर भी वहां पहुंच जाता है और चाय पीने के बहाने दूसरे इन्फॉर्मर को बताता है कि अन्ना 18 अक्टूबर को अपना ट्रीटमेंट करवाने जंगल से बाहर आने वाले हैं और वो सेलम के एक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इसकी खबर पुलिस को ना लगे, इसलिए वो हर चीज को कई बार वेरीफाई करवा रहे हैं। इसके साथ ही वो बताता है कि उनके साथ कुछ हथियारों से लैस आदमी भी हो सकते हैं, इसलिए किसी ऐसी गाड़ी को लाया जाए जिसमें ज्यादा लोग बैठ सके। सेकंड इन्फॉर्मर सारी इन्फॉर्मेशन कन्नन को फॉरवर्ड करता है, जिससे वो अपने सीनियर विजय कुमार को पास कर देते हैं। ये विजय कुमार और उनकी टीम के लिए बेस्ट चांस था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वीरप्पन को जंगल के अंदर पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वीरप्पन के जंगल से बाहर आने वाले दिन को ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बनाने में STF पूरी जी जान से जुट जाती है।
प्लानिंग की जाती है कि वीरप्पन को आंख के इलाज के लिए हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस के जरिए लाया जाएगा। एम्बुलेंस तक लाने का काम इन्फॉर्मर को सौंपा गया। इस काम के लिए एम्बुलेंस को इसलिए चुना गया ताकि वीरप्पन को सब कुछ नॉर्मल लगे और उसे एसटीएफ के प्लान की भनक तक न लग सके। हालांकि हड़बड़ी में इस एम्बुलेंस में सेलम की स्पेलिंग गलत लिख दी गई। यह एसटीएफ की ओर से एक बड़ी चूक थी, परंतु किस्मत से वीरप्पन और उसके गैंग के लोगों की नजर इस गलती पर नहीं जा सकी। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन कोकून नाम दिया गया, जो कि एम्बुलेंस का कोड नेम था। वीरप्पन को इलाज के बहाने एम्बुलेंस के जरिए जंगल से बाहर लाने का प्लान तो बन चुका था, पर अब एक चैलेंज ये था कि उस एम्बुलेंस को ड्राइव कौन करेगा। इसलिए विजय कुमार और सेंतमराई कन्नन इस ऑपरेशन में शामिल होने वाले सभी कमांडोज के साथ मीटिंग करते हैं, जिसमें तय होता है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर और हेल्पर एसटीएफ के ही 2 अंडरकवर एजेंट होंगे। उधर वीरप्पन, जो कि अपनी लंबी लंबी मूंछों के लिए मशहूर होता है, वो बाहर निकलने से पहले अपनी मूंछें कटवा लेता है और 18 अक्टूबर 2004 को रात के समय जंगल से बाहर निकलकर अपने तीनों साथियों के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाता है। एसटीएफ के कमांडोज गन्ने से भरी ट्रक और एक लॉरी की आड़ में छुपकर अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। 6 एसटीएफ कमांडोज पास के ही स्कूल की छत पर अपनी अपनी AK-47 राइफल्स के साथ मुस्तैद हो जाते हैं। वहीं कनन एक वैन से फील्ड पर उतरकर अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस उस जगह पहुंचने वाली होती है, उसका ड्राइवर पहले गाड़ी की नीली बत्ती जलाता है और फिर आगे की फॉग लैंप जलाता है। दरअसल ये एसटीएफ का एक सीक्रेट कोड होता है, जिसका मतलब होता है कि गाड़ी में वीरप्पन के अलावा और भी लोग हैं और सभी के पास हथियार है। ये देखते ही कनन तेजी से दौड़ने लगते हैं और थम्स अप दिखाकर विजय कुमार और बाकी की टीम को अलर्ट कर देते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस एसटीएफ के नजदीक पहुंचती है, सबसे पहले ट्रक से रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है और इसी बीच एम्बुलेंस का ड्राइवर तेज ब्रेक मारता है ताकि उसमें बैठे वीरप्पन और उसके लोगों को तेज झटका लगे और वो अनबैलेंस होकर एक दूसरे पर गिर जाए। ऐसा करने के तुरंत बाद एसटीएफ के दोनों कमांडोज तेजी से एम्बुलेंस से कूदकर अपनी टीम से जा मिलते हैं। वीरप्पन कुछ समझ पाता कि तभी एसटीएफ अनाउंसमेंट करके वीरप्पन को सरेंडर करने को कहती है। वीरप्पन को अब सारा खेल समझ आ चुका था, पर उसे इस तरह खुद को पुलिस के हवाले करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसलिए अनाउंसमेंट के तुरंत बाद उसने और उसके तीनों साथियों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 20 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस पर 338 राउंड फायरिंग की। इस अंधाधुन गोलीबारी में वीरप्पन और उसके तीनों साथी मारे जा चुके थे। इस खबर के बाद तमिलनाडु और कर्नाटका की सरकारों ने राहत की सांस ली। उनका सबसे बड़ा सरदर्द अब खत्म हो चुका था। वहीं वीरप्पन की मौत से लोगों के बीच भी काफी जश्न का माहौल देखा गया। वीरप्पन के गांव के लोगों ने पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता को दी जाती है, उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाद में ऑपरेशन कोकून को सफल बनाने में शामिल सभी जाबाजों को उनकी बहादुरी के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। हालांकि वीरप्पन की क्राइम की दुनिया को आगे बढ़ाने में पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी जिम्मेदार थे। कई बार वीरप्पन पकड़े जाने के काफी करीब आकर बच निकलता था, क्योंकि कुछ करप्ट पुलिस वालों के जरिए उसे सारी इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाती थी। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार को 20 सालों में 220 करोड़ खर्च करने पड़े, लेकिन फिर भी कुख्यात और चालाक वीरप्पन को पुलिस कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई। वीरप्पन की मौत के बाद उसके एनकाउंटर के बारे में मीडिया में कई तरह की थ्योरीज चली। कोई कहता कि वीरप्पन को पुलिस ने 3 दिनों तक टॉर्चर करके मार दिया, तो कोई बताता कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता था पर उसे मौका नहीं दिया गया। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो कई पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स भी फंस सकते थे। हालांकि सच्चाई क्या है, इसका राज वीरप्पन की मौत के साथ ही दफन हो गया।